हम आप लोग को आज क्या पढ़ाएंगे, अध्याय 11। तो इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं हम सभी समाप्त कर चुके हैं, तो आप लोग जाइए और जाकर देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे परिधि। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, क्या नाम है अध्याय 11 का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा, अध्याय 10। तो उससे संबंधित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम जानेंगे कि परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, चाप क्या होती है, त्रिज्यखंड वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आप लोग जितने पॉइंट नहीं बनेंगे तो आप अध्याय 11 में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम अब क्या जानेंगे, इसमें सबसे पहले हम परिधि को देख लेते हैं। ठीक है, परिधि क्या होती है, तो चलिए इसी में डैश करके देखते हैं परिधि। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये वृत्त बन गया। ठीक है, आप लोग अच्छे से गोला बना लीजिएगा। तो ये क्या है, ये वृत्त है। अब कहता है परिधि, अब हमें इस वृत्त में बताना है कि परिधि होती क्या है। ठीक है, तो जब ये वृत्त बना तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र तो अवश्य होगा। ठीक है, तो परिधि क्या होगी, ये जो ये घेरा बना है ना, ये हमने किससे बनाया है, मान लीजिए प्रकार से। ठीक है, तो ये जो घेरा बना है इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी परिधि है। तो ये है परिधि। ठीक है, और ये जो बीच में बिंदी होती है इसे हम क्या नाम दे देंगे, केंद्रक नाम दे देंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है परिधि बटे व्यास बराबर पाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो बटे में 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। अब यहाँ पे नाम आया व्यास, आखिर अब ये व्यास क्या है। ठीक है, तो ये जो व्यास होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये केंद्रक है। तो केंद्रक से हमने ये क्या त्रिज्या खींच दी। ठीक है, तो एक और त्रिज्या खींच देंगे अगर हम ऐसे उसी के सीध में, तो क्या बन जाएगी, ये व्यास बन जाएगी। यहाँ से भी ये क्वेश्चन क्या आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, इसे हम जीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो बोल दीजिएगा कि व्यास, इसे नाम दे देते हैं व्यास। ठीक है, अब व्यास कैसे मिलकर बना होता है, एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे पाई इंटू 2r। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं व्यास क्या होता है, 2r होता है, और व्यास, सॉरी डी लिख गया, 2r होता है। ठीक है, और हम व्यास को किससे डिनोट करते हैं, d से। ठीक है, स्मॉल d से। तो ये हो गया। अब परिधि का सूत्र क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसे सजा के लिख देते हैं। ठीक है, ताकि याद करने में कठिनाई ना हो। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई r आ जाएगा, 2 पाई r। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये कॉमन चीज है, ये आपसे कोई भी कभी भी गैल चलते भी पूछ देगा। ठीक है, तो इसे आप लोग अपनी खोपड़ी में बिठा लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये तो परिधि तो आप लोगों ने जान लिया क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट मान लिया होगा। ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। अब हम दूसरा क्या जानेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलिए पहले हम एक सर्कल बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, वृत्त हो गया। तो ये जो वृत्त है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक जीवा खींच दिया। ठीक है, तो ये जितना भी भाग बचेगा ये सब क्या है, ये वृत्त, सॉरी ये सब क्या है, ये एक क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये भी सब क्षेत्रफल है। तो यहीं पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो पाई है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। तो लिख देंगे पाई बराबर 22/7। तो और अब हम इसे क्या कह सकते हैं, जो पाई है ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, और ये जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय संख्या होती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पाई का ही मान है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के मान अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। जब हम 7 का भाग इसमें देंगे, तो जब ये दशमलव के बाद भाग देंगे, ठीक है, तो जब ये दशमलव के बाद पहुंच जाएगा तो एक संख्या ऐसी आएगी जिसके बाद वही संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी। तो जब रिपीट होगी तो हम उस पर बार लगा देंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या। और ये क्या है, ये पाई, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे पाई का और दूसरा मान क्या होता है, 3.14 होता है, ठीक है। तो पाई बराबर 3.14, तो ये हो गया, ठीक है। जब हम इसका भाग देंगे तो इसका भी मान इतना ही आएगा। तो इसमें क्या कहता है अधिकतर क्वेश्चनों में कि ये 22/7 ही मान लेना, ठीक है। अगर हम उसकी जगह पे ये ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, जब तक उस क्वेश्चन में खुद संकेत नहीं आए कि आपको ये मान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि ये हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आधा वृत्त बना लेते हैं। तो चलिए ये बन गया आधा वृत्त, ठीक है। और अर्धवृत्त, ठीक है, ये आधा वृत्त है। तो जब ये पूरा वृत्त होता है तो इसकी परिधि कितनी होती है, ये होती है 2πr होती है, ठीक है। ये हो गया। तो जब हम यहाँ से ये ले लेंगे, ठीक है, तो ये फुल वृत्त की होती है। अगर हम आधा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, केवल πr। जब हम πr दो बार गुणा करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे πr ही बस लेंगे, क्योंकि हमें आधा वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो πr, और अब हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे πr हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे केंद्र मान लिया, तो जो व्यास होती है, ठीक है, अभी जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, ये वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र है। तो ये फुल वृत्त है और ये आधा है, ठीक है। तो जब हम इसमें ये आधी हमने क्या 2 त्रिज्या खींच दी, तो ये व्यास बन गया। तो हम अगर इतना ये ढक देंगे तो ये कितना आधा वृत्त हो जाएगा ना, तो वही हमने यहाँ पे बनाया है। तो जो ये हैं, ये दोनों आर है, ये भी आर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो प्लस इसी में जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका तो व्यास भी बढ़ गया, तो 2r। तो जब हम इन दोनों में से r को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2, ठीक है। ये क्या है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे ये चाप क्या होती है, ठीक है। अब हम आप लोग को बताएंगे चाप, ये चाप होता क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त का चाप, वृत्त का चाप। तो चलिए सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। ये वृत्त बन गया। तो जब ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र तो अवश्य होगा। तो यहाँ से जब हम यहाँ प्रकार की मदद से, ठीक है, यहाँ से यहाँ जितनी दूरी तक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। हमने मतलब जैसे ये इतना खंड छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा। तो जब ये पूरा भाग दिया हुआ और इतना नहीं दिया तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, दीर्घ चाप। और ये क्या है, ये लघु चाप है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया। अब वृत्त का चाप मतलब कि सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दीर्घ वृत्त, दीर्घ और लघु दोनों के लिए। तो दीर्घ लघु वृत्त चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, θ/360 डिग्री और 2πr होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे और कुछ मान होता है, क्या होता है इसी का,
थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर होता है। ठीक है, इतना मान होता है। आप कहेंगे ये 2 कहाँ गायब हो गया, तो इस 2 से इसे 360 डिग्री को काट देते हैं, तो जिससे इतना मान बचता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वृत्त की चाप की लंबाई हो गई। अगर कभी क्वेश्चन में चाप पूछे तो यही वाला सूत्र लगा दीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड होता क्या है, ठीक है, त्रिज्य यानी त्रिज्याओं का खंड। ठीक है, त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिज्यखंड बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये कोई वृत्त है, तो वृत्त के अंदर ही ना त्रिज्या होंगी, ठीक है, कि बाहर उड़ती रहेंगी। तो ये क्या है, ये केंद्र है, और यहाँ से मान लीजिए हमने ये 2 त्रिज्याएं बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं से खंड हुआ है वृत्त का। तो ये क्या है, ये दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड। तो अब यहाँ से क्वेश्चन सूत्र कैसे बनता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका पूरे का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या क्षेत्रफल होता है इसका, क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको पता ही है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ पे एक और आता है कि त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो चलिए एक और स्टार बना के लिख देते हैं, त्रिज्यखंड खंड के संगत चाप की लंबाई तो कितनी होती है, ये होती है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होती है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा है, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखेंगे वृत्तखंड, आखिर ये वृत्तखंड होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया, ये वृत्त है। ठीक है, और इसका केंद्र भी होगा। तो वृत्त में क्या होता है, ये, ठीक है, ये क्या है, ये जीवा है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। ठीक है, और हम यहाँ से और भी छोटी छोटी अगर हम ये खींचेंगे तो ये केवल जीवा कहाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो व्यास होती है। और व्यास कैसे मिलकर बनी होती है, त्रिज्याओं से मिलकर बनी होती। ठीक है, कितनी, 2 त्रिज्या से मिलकर बनी होती है। तो ये व्यास हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक वृत्त है, तो हमने यहाँ से एक जीवा खींच दी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, केंद्रक। तो हमने यहाँ से ये 2 त्रिज्याओं से इसे मिला दिया, ये मिला दिया ना। तो ये क्या हो गया, ये एक त्रिज्या, मतलब कि वृत्तखंड, ये वृत्त का खंड हो गए। तो यहाँ पे जो ये है, ये छोटा वाला ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, और ये जो बड़ा है ये क्या है, बड़ा दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो त्रिभुज बना है ये क्या, क्षेत्रफल है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि इतने त्रिभुज का ये अलग निकालेंगे, और ये इसका जो पूरा खंड बना, ठीक है, इसका अलग निकालेंगे। तो हमने अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो वहां के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कितने का लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को भूल जाएगा। अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा हो तो ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, θ/360 डिग्री πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो 90 डिग्री पर कौन सा कोण बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा θ/360 डिग्री πr² माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये भी मान याद रखिएगा। तो ये हो गया है क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आप लोग को ये नहीं मान याद रखना है तो क्या रखेंगे, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे θ/360 डिग्री πr² माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जैसे अगर आप लोग को ये मान नहीं रखने हैं तो यहाँ पे साइन थीटा का मान, थीटा अगर 60 डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे 60 डिग्री लिख लीजिएगा। इसी प्रकार ये थोड़ा इससे सरल लग रहा, तो थोड़ी ये इससे सरल है, तो इसलिए आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये किसके लिए, लघु के लिए। और दीर्घ के लिए क्या होता है, लिख देते हैं इसे लघु। अब आएगा दीर्घ। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इतना ये पूरा। तो लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए ये वाला सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।